Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, kindly join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP, subscribe to our YouTube channel. So guys, today's topic is Wolf Warrior in Subcontinent. So let's get started. So, firstly, let's understand the meaning of wolf warrior diplomacy in detail and then move ahead in the article. See, in late 1970, China's president was Deng Xiaoping and हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1990 से 1991 में एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिफॉर्म चाइना में 1970 के आसपास आ गए थे मींस चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और बाहर से इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया था इवन एट दैट टाइम चाइना के प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल कॉपरेशन मांगी थी चाइना को रीबिल्ड करने के लिए एंड उस टाइम पर चाइना का फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना तो उस टाइम पर चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को ये बोला गया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कि आप चुपचाप बैठे रहें मींस चाइनीज़ डिप्लोमेट को ये अप्रोच होती थी उस टाइम पे कि आराम से बैठे रहो इनएक्टिव रहो और कंट्रोवर्सी को अवॉइड करो उस टाइम पर चाइना के डिप्लोमेट्स जो हैं वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जैसे लंबे लंबे स्टेटमेंट देना एंड डायरेक्टली कुछ ना कहना बिकॉज दे यूज टू गेट अफ्रेड कि सामने वाली कंट्री बुरा ना मान जाए तो ये अप्रोच हुआ करती थी चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की सी सिर्फ कुछ इश्यूज को लेके चाइनीज डिप्लोमेट्स जो है पहले भी एग्रेसिव हुआ करते थे जैसे जब चाइना की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू आता था मींस अगर कोई ताइवान तिब्बत एंड उइगर मुस्लिम के बारे में बोलता तो चाइनीज के जो चाइना के डिप्लोमेट्स हैं वो जवाब दिया करते थे उस टाइम चाइना इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था बट आज सिचुएशन चेंज हुई है तो चाइना की मिलिट्री इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हुई है तो इसलिए चाइना की डिप्लोमेसी में भी बदलाव आए हैं ओके तो चाइना की जो डिप्लोमेसी में चेंजेस आए हैं उसी को नाम दिया है ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वॉल्फ वॉरियर एंड वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की मूवीज़ है जिसमें लीड रोल मींस हीरो दूसरी कंट्री में जाते हैं और अपनी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आते हैं वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक ऐसी डिप्लोमेसी जिसके अकॉर्डिंग चाइनीज डिप्लोमेट्स ऑफेंसिवली कन्फ्रंट करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को बोला है आप चाइना के राइवल्स को जवाब दो इसलिए अब चाइनीज डिप्लोमेट्स की अप्रोच काफ़ी प्रोएक्टिव है वो ऑफेंसिव है और वो चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी कंट्री से भिड़ जाते हैं तो कुछ टाइम पहले अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो कुछ टाइम पहले चाइना के डिप्लोमेट से एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूएसए के एक ऑफिसर के आरोप है कि जिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है तो डिप्लोमेट का पता है आपको क्या रिप्लाई आया कि यूएसए को कोई राइट नहीं है चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट करने का कि पहले यूएसए में जो ब्लैक पर एट्रोसिटीज़ हो रही है आप उनको संभालिए जाके फिर आप हमारे इशू पे ध्यान दीजिए ये अप्रोच में बदलाव आया है नाउ लेट्स टॉक about why this wolf warrior diplomacy in news again because we have seen an example in Bangladesh of wolf warrior diplomacy चाइना के एक डिप्लोमेट ने बांग्लादेश को थ्रेटन किया कि अगर बांग्लादेश क्वाड के करीब जाता है तो इसका रिजल्ट बांग्लादेश एंड चाइना के रिलेशन में स्ट्रेस आएगा तो ये सीधा सीधा धमकी है कि अगर बांग्लादेश क्वाड के करीब जाएगा तो उनसे बदला लिया जाएगा चाइना को ऐसा लगता है जो क्वाड है जिसमें यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है वो एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल ग्रुप है या फिर सर्कल है जिसका मेन पर्पस है चाइना को कंटेन करना एंड एशिया को डिवाइड करना और अगर कोई कंट्री क्वाड से एंगेज करती है तो चाइना को अच्छा नहीं लगता बिकॉज चाइना चाहता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जाए तो आर्टिकल में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से चाइना की वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है सी जैसे जैसे चाइना की पावर बढ़ती गई चाइना की डिप्लोमेसी में एग्रेसिवनेस आती रही जब 2007 में इंडिया ने यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके फर्स्ट टाइम मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था मींस ज्वाइन किया था तब भी चाइना की मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया यूएसए के ग्रुप में जा रहा है हालांकि ये एक्सरसाइज 1990 से चल रही थी बट जब इंडिया ने इसे ज्वाइन किया तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और हमारी कंट्री जो
हमारी कंट्री में लेफ्ट पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया कि आप चाइना के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं और इसको एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकते हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट यूपीआई की थी। तो इंडिया में कह दिया कि हम इस तरह के मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है उनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो काफ़ी इयर्स तक इंडिया यूएसए बायलेटरल एक्सरसाइज करते रहे। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडिया ने बंद कर दी। तो यह है पास्ट का एग्जाम्पल वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का। लेकिन बाद में एनडीए की गवर्नमेंट आई और धीरे धीरे में जापान ऐड हुआ 2015 में इस एक्सरसाइज में, और बाद में ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। यानी अब फिर से इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। इवन ढोकलान इशू एंड लद्दाख इशू में भी चाइना की तरफ से वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिली। एंड इवन चाइना की मीडिया की तरफ से भी काफ़ी अग्रेसिव प्रोपेगेंडा देखने को मिला। इसके बाद राइटर कहते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर बांग्लादेश के केस की बात करते हैं जो अभी धमकी दी गई है चाइनीज डिप्लोमेट्स के द्वारा, अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बांग्लादेश ने ये नहीं बोला कि हमें क्वाड की मेंबरशिप दे दीजिए, और ना ही क्वाड ओपन है और कंट्रीज को ऐड करने के लिए। तो चाइना के डिप्लोमेट्स को क्या हो गया एकदम से, जो चाइनीज डिप्लोमेट्स ने एकदम से ये धमकी दी बांग्लादेश को। सो चाइनीज डिप्लोमेट्स जो है ना वो रेड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं बांग्लादेश के लिए, बिकॉज बांग्लादेश जो है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल में। बांग्लादेश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन किया है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो ओपन है इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया जापान जैसी कंट्री से भी। तो चाइना को डर लगता है कि अगर ये कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बांग्लादेश इनके ग्रुप में ना चला जाए, इसलिए पहले से ही रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। इसके अलावा चाइना को पता है बांग्लादेश इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चाइना इस बात को लेके भी कंसर्न है कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में। डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जैसे देखो, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को 50 इयर्स पूरे हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली गए बांग्लादेश में, और इंडिया धीरे धीरे टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है बांग्लादेश के साथ। जैसे एनआरसी को लेके बांग्लादेश के कंसर्न थे, तो उनको एड्रेस करने के लिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए बांग्लादेश में। ओके, now let's talk about the implication of wolf warrior diplomacy for India and South Asia. तो जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, जैसे नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइनीज कार्ड को यूज़ करते थे। मींस इंडिया को कहते कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम चाइनीज के करीब चले जाएंगे। और इंडिया इस बात से हमेशा कंसर्न रहता था कि चाइना का इन्फ्लुएंस आसपास की कंट्रीज में बढ़ ना जाए। लेकिन अब तो बढ़ गया है। भूटान को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। तो एक आरोप नेबरिंग कंट्रीज ये लगाया करती थी इंडिया पर कि इंडिया इंटरफेयर करता है उनके इंटरनल मैटर्स पे, और चाइना इंटरनल मैटर में इंटरप्ट नहीं करता। और कहते थे कि इंडिया हमें ऑर्डर देता है और हम इंडिया का ऑर्डर क्यों माने। और उनको लगता था चाइना सिर्फ हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। तो उनको ऐसा लगता था। बट अब उनको समझ आया जब चाइनीज डिप्लोमेट्स ने बांग्लादेश को धमकी दी कि चाइना की हेल्प फ्री नहीं है। इनको जो लगता था कि इंडिया इंपेरियलिज्म की अप्रोच यूज़ करता है, आज वही अप्रोच जो है चाइना के द्वारा यूज़ करी जा रही है जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ है उनके अगेंस्ट। ओके, सो जो चाइना है, पहले जैसे चाइना नहीं है कि वो आपको ऑर्डर भी देगा, वो आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट भी करेगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस भी करेगा। तो ये चेंजेस आए हैं चाइना में, और इंडिया ने तो अपनी अप्रोच काफ़ी चेंज कर ली है। इंडिया नहीं इंटरप्ट करता। देखो, अभी मैटर्स में अपनी नेबरिंग कंट्री के अगर एग्जाम्पल लिया जाए नेपाल का, तो नेपाल में क्या कुछ नहीं हो रहा है। केपीएस ओली के खिलाफ वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे। बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है नेपाल की पॉलिटिक्स में, लेकिन इंडिया ने इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। इवन म्यांमार का ही इशू देख लो, वहाँ पर जो मिलिट्री कू हुआ है तब भी इंडिया ने इंटरप्ट नहीं किया। अब इंडिया पहले जैसा नहीं है, इंडिया इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता है। ओके, सो एक और पॉइंट राइटर कहते हैं कि अगर इंडिया पहले नेपाल की पॉलिटिक्स में इंटरप्ट भी करता ना, तो वो इंडिया के ऑफिशियल से जाके मिल पाते या फिर पॉलिटिशियन से मिल पाते नेपाल के लीडर्स। लेकिन चाइना में तो मिलने के लिए कोई है ही नहीं। चाइना का क्लोज सिस्टम है, एक ही पार्टी है वहाँ रूल में, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कल को दिक्कत हो भी जाए तो नेपाल के पॉलिटिशियंस किससे मिलेंगे।
और अब उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडिया काफ़ी अच्छा था और इंडिया कभी इतनी एग्रेसिवली स्टेटमेंट नहीं देता था। अब जाके धीरे सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि धीरे-धीरे कि चाइना की इन्वेस्टमेंट फ्री नहीं है और उसका फ़ायदा अब चाइना उठाना शुरू करेगा और आपको डिक्टेट भी करेगा और अब जो एशियन की कंट्रीज़ हैं पहले से ज़्यादा संभाल कर चलेंगी और अपनी चीज़ों पे ध्यान रखेगी। सो गाइज़ दैट वाज़ ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।